Hello everyone, welcome to today's analysis of the Hindu. जो सुप्रीम कोर्ट है वो उन्नाव रेप केस में जो कन्विक्ट हैं सेंगर, उनका जो सस्पेंड किया था उसको स्टे कर दिया है। तो अभी उनको जेल में ही थे, अभी जेल में उनको और रहना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट पॉजेज इट्स जजमेंट ऑन अरावली। सुप्रीम कोर्ट जो वो एक्सेप्ट कर लिया था 100 मीटर वाला डेफिनेशन, उसको फिर बोला है कि रिकंसिडर करना पड़ेगा। टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग लग गई तो एक पैसेंजर का डेथ हो गया है। शिफ्ट ट्रायल इन एंजल चकमा मर्डर केस, ये जो देहरादून में एक त्रिपुरा के लड़के को मर्डर हो गया था, उसका बोल रहे हैं कि उत्तराखंड के बाहर उसका होना चाहिए। फिर ये देखिए, ये आया है कि आईआईपी ग्रोथ क्लाइम्स टू 25 मंथ हाई ऑफ 6.7 इन नवंबर। मतलब 25 मंथ हाई, मतलब 25 मंथ्स पहले अगर आप जाओगे उतना दिन में ये सबसे हाईएस्ट है। देखिए ये हर महीने आपको, क्योंकि ये मंथली निकलता है ये आईआईपी, तो हर महीने कुछ ना कुछ, हर महीने डेटा आएगा कि अभी बढ़ गया, अभी घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर घट गया। तो उतना दिमाग में नहीं रखना, आपको इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। पहला कि ये है क्या, तो इट मेजर्स शॉर्ट टर्म चेंजेस इन इंडस्ट्रियल आउटपुट वॉल्यूम। मतलब इंडस्ट्री कितना आउटपुट दे रहा है उसको मेजर करता है। सो पब्लिश कौन करता है, तो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये एमओएसपीआई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उसके अंडर में बॉडी है। और ये मंथली है, तो हर मंथ इसको निकलेगा। बेस ईयर 2011-12 है। इसका मतलब होता है कि जैसे बेस ईयर को एक यूजुअली 100 माना जाता है, और उसके बाद उसको फिर फॉलो किया जाता है, जैसे फिर 102 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 107 हो जाएगा, फिर 107 से अगर 106 हो गया तो फिर डिक्लाइन हो गया, फिर 108। ये मतलब नहीं, मतलब अगर वो अभी 6.7 है, अगले मंथ में अगर 5 हो जाएगा तो ये मतलब नहीं होगा कि वो 100 के नीचे चला गया। 100 के ऊपर रहेगा, लेकिन प्रीवियस मंथ से कम रहेगा। इसमें 3 ब्रॉड सेक्टर्स हैं। पहला है माइनिंग, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। माइनिंग में 14.3% वेटेज है, मैन्युफैक्चरिंग में 77.6% है, और इलेक्ट्रिसिटी में 7.9% है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों, और इसका वेटेज की सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में है, फिर माइनिंग में, फिर इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि यूपीएससी पूछ चुका है 8 कोर इंडस्ट्रीज को लेके। इसका ही आईआईपी का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में का एक पार्ट है 8 कोर इंडस्ट्रीज। मतलब ये जो आईआईपी है वो सर्टेन इंडस्ट्रीज को कवर कर रहा है। अब उन इंडस्ट्रीज का जो में 8 कोर इंडस्ट्रीज बोला जाता है, तो वो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वो इसका आईआईपी का 40.27% है। तो वो क्वेश्चन दे सकता है यूपीएससी की, इट अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ आईआईपी, ऐसा कुछ दे सकता है। तो याद रखिएगा 40.27 है, एटलीस्ट ये याद रखिएगा कि 40 है, 2.7 जरूरी नहीं है, लेकिन 40% याद रखिएगा। पब्लिश कौन करता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। वो एमओएसपीआई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, ये ध्यान में रहना चाहिए। फिर ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है वो कौन कौन है, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। ये आपको याद कर लीजिएगा तो फायदे में रहिएगा। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का, फिर स्टील का, कोल का, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का सबसे कम वेटेज है। तो आपको एक तो ये याद रखिए कि जो आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें 3 चीज़ें हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है, उसके बाद माइनिंग का है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का है। फिर उसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज आते हैं जिसका 40.27% वेटेज है आईआईपी में। उसमें फिर ये इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करता है, और इसमें 8 जो इंडस्ट्रीज है उसका नाम, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसा आपका मन करे, वो आपको याद रहना चाहिए। लास्ट में पीवाईक्यू देखेंगे, पूछ चुका है यूपीएससी। चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। मॉडल कंडक्ट, इंडिया मस्ट इंप्रूव एक्सेस टू एआई रिसोर्सेज एंड अपस्किल इट्स वर्कफोर्स। ये जो आर्टिकल है इसमें 2 मेन आर्ग्यूमेंट है। पहला कि इंडिया में जो एआई का रेगुलेशन है उसको ज़्यादा सशक्त करने का, ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है। एग्जाम्पल दिया है चाइना का, कि चाइना अभी कुछ लेके आया है। दूसरा है कि इंडिया को अपना जो स्किल जो लिखा हुआ है अपस्किल इट्स वर्कफोर्स, कि एआई को मतलब दिमाग में रखते हुए हम लोगों को अपस्किल करना चाहिए।
बस उतना ही है। उसके अलावा आपको ये जो है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन मेरे हिसाब से पेपर 4 में बनता है एथिक्स में, रेगुलेशन ऑफ एआई पे। क्योंकि अगर वो साइंस में पूछता है, अगर पेपर 3 में पूछेगा तो वो उसका साइंटिस्ट मतलब साइंटिफिक क्या उसका है, क्या है एआई और उसका क्या यूजेस है, उसका क्या चैलेंजेस है, ये पूछेगा। लेकिन ये जो आर्टिकल है ये प्रॉपर मेरे को लग रहा है कि पेपर 4 के लिए ज़्यादा वो है। तो आप उस पर्सपेक्टिव से पढ़ने का ट्राई करिएगा, एआई का एथिक्स क्या है उसका, उसमें क्या एथिकल चैलेंजेस आते हैं, क्या डायलेमाज हैं। केस स्टडी भी आ सकता है, केस स्टडी का ऐसे तो नहीं, लेकिन हाँ पेपर 4 में इसका चांस बनता है। माइंडलेस बॉम्बिंग ट्रम्प्स मिलिट्री स्ट्राइक्स एंड रिलीजियस रेटोरिक विल वर्सन सिचुएशन इन नाइजीरिया। अब कल न्यूज़ आया था कि ट्रम्प जो है वो नाइजीरिया में बॉम्ब कर रहे हैं। तो वही उसी पे है कि ट्रम्प को थोड़ा सोच समझ के, अब क्या यूएस का प्रेसिडेंट है ऐसे एक्ट करता है, तो उसी पे है क्या है क्या नहीं है, ये आप पढ़ लेना। ये हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं हरदीप एस पुरी, द क्वाइट फाउंडेशंस फॉर इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फेज, ये हैं हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर, लिख रहे हैं इकोनॉमी पे। इसमें अपने सेक्टर का इन्होंने एक भी बात नहीं किया है। इसमें आपको कुछ डेटा मिल जाएगा, जैसे इंडिया क्रॉस्ड अबाउट 4.1 ट्रिलियन डॉलर, तो इन नॉमिनल जीडीपी, ये आपको याद रहना चाहिए। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स 825.25 बिलियन डॉलर्स हो गया है 24-25 में। तो ऐसा कुछ कुछ जो डेटा मिलता है तो आप उसको रख लीजिए, आपको काम आएगा। उसके अलावा ये तो पूरा प्रेज ही कर रहे हैं कि भाई इंडिया विकसित भारत हो चुका है। इनवैलिडेट ऑल फॉर्म्स ऑफ यूनिलैटरल तलाक, ये आपको पता होगा, एक कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का था, उसने ट्रिपल तलाक को वो अमान्य घोषित कर दिया था कि भाई ये वॉइड है, ये कुछ नहीं है, ट्रिपल तलाक कुछ नहीं होता। उसके बाद सरकार एक एक्ट लेके आया कि ट्रिपल तलाक अगर कोई करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये ऐसा कुछ नहीं है। फिर सरकार लेके आया कि पनिश करेंगे, वो क्या था वो, तो उसी पे है कि और एक दो तरह के वो हैं तलाक। तो उसमें ये है कि कैसे मतलब इक्वालिटी का बात करता है कुरान, लेकिन अलग अलग तरह का जो फतवा के थ्रू जनरेट हो गया है, ओरिजिनेट हो गया है अलग अलग तलाक, वो गलत है। जैसे तलाक बिदा, तलाक हसन आसान, तफवीद, ये बोल रहे हैं कि नो फाइंड नो सपोर्ट इन कुरान और द हदीथ, वही आर्टिकल है। वाई इंक्लूजन ड्राइव्स बिजनेस ग्रोथ, ये LGBTQ कम्युनिटी को इन इकोनॉमी में इंक्लूड करने का आर्टिकल है। पजलिंग इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ डिस्काउंट डिस्कनेक्ट, ये कौन से इंडस्ट्री में, किस सर्विस सेक्टर में, किस में ज़्यादा वो जा रहा है और उसका आउटपुट कितना हो रहा है, वही सब है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला जो चार्ट 1 है, क्या है, सेक्टोरल क्रेडिट डिप्लॉयमेंट एज ए शेयर ऑफ टोटल क्रेडिट। तो सर्विस सेक्टर देखिए, ब्लू वाला लाइन ऊपर जाते जा रहा है, और जो इंडस्ट्री है वो ब्लैक वाला लाइन वो नीचे आते जा रहा है। एग्रीकल्चर थोड़ा सा नीचे चला गया, और ये लास्ट में पर्सनल लोन थोड़ा ऊपर आ गया। तो बस यही सब एनालिसिस है उसका। उसके बाद वाइज म्यांमार वोटिंग अमिड कॉन्फ्लिक्ट, अभी वहाँ पे मिलिट्री रूल है जुंटा का, जुंटा बोलते हैं उसको। तो और वो जो मिलिट्री है उसको तात्मा दाव बोलते हैं। तो वही है कि क्यों वोटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, किसको कौन जीतने वाला है, कौन, ऑब्वियसली जो मिलिट्री बैक पार्टी है वही जीतने वाला है। वही है इस आर्टिकल में, आप स्किप कर सकते हो। ये वाला जो है ये इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक समरी है, इसको आप पढ़ लेना, बहुत बढ़िया है। जैसे इंडिया जो है उसको 100% टैरिफ एग्जाम्पशन मिल जाएगा, उसके 95 न्यूजीलैंड के 95% प्रोडक्ट्स को टैरिफ रिडक्शन मिलेगा। फिर वो फेज मैनर में होगा, 15 साल में $20 बिलियन इन्वेस्ट होगा, इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल्स को वीज़ा दिया जाएगा, और ये सब ये कीवी फ्रूट और एप्पल और हनी के लिए को प्रमोट किया जाएगा। तो ये सब जो है, और यहाँ पे एक आयुर्वेद और ये सब को भी प्रमोट किया जाएगा न्यूजीलैंड में। तो ये सब आप एक समरी के तौर पे आप पढ़ सकते हो।
फिर यहाँ वही है, त्रिपुरा में जो वो स्टूडेंट को जो मर्डर हो गया है उसका है। किरेन रिजिजू बोल रहे हैं कि नीड टू फाइट सच माइंडसेट टुगेदर ऑन रेशियल अटैक। अच्छी बात है। इंडिया रिजेक्ट्स पाकिस्तान रिमार्क्स ऑन माइनॉरिटीज़। मतलब हम दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, दूसरे हमें नहीं कर सकते। दो कश्मीरी वेंडर्स फेस हरासमेंट इन हरियाणा। यही हिमाचल प्रदेश में भी हो रहा है कश्मीरीज के खिलाफ। तो हमारे यहाँ भी हो रहा है, सबके जगह हो रहा है, और सब एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बस वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सेंटर इज कमिटेड टू सेविंग अरावली हिल्स। ये तब से ही बोल रहे हैं, जब से हमेशा से बोल रहे हैं। टॉप कोर्ट ऑर्डर और टेम्पररी रिलीफ, फाइट विल कंटिन्यू सेज उन्नाव रेप सर्वाइवर्स केस। अब वो उसी पे है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई उसको जेल में ही रहने दो। शाह सेज बीजेपी हैज रिजॉल्व टू एविक्ट ऑल इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम इंडिया। ये अमित शाह जी का बयान आया है, तो अच्छी बात है, इन्फिल्ट्रेटर्स को भगा देना चाहिए। एनसीपी, एसपी, ये शरद पवार और वो जो अजीत पवार का पार्टी है वो साथ में आ गया, चाचा भतीजा, कल ही आया था न्यूज़ में। उसके बाद कांग्रेस अर्जेस मोदी टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियन। ये क्रिसमस पे बहुत हंगामा हुआ है, बजरंग दल और वीएचपी और ये लोग को लेकर, मतलब क्रिश्चियंस पे अटैक का। वाई ओनली 1.9 रिटायर्ड सोल्जर्स गेट गवर्नमेंट जॉब्स, आस्क पैनल मेंबर्स। राहुल गांधी का सवाल है, वो फेक डिमांड ये ऐसी है, ये वाला पे ध्यान दीजिए। लिटरेरी एक्सचेंजेस एनरिच लैंग्वेज एंड कम्युनिटीज। मुर्मू, ये जो है ये द्रौपदी मुर्मू गई थी 22 संथाली परसी महा पे, और सेंटेनरी सेलिब्रेशन है ओल चिकी का। ओल चिकी क्या स्क्रिप्ट है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। संथाल जो हैं वो इंडिया के लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और मेनली ये रहते हैं झारखंड में और वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में, त्रिपुरा में। मेनली झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा का नाम ले सकते हैं। और इनका जो लैंग्वेज है वो है संथाली। अब संथाली लैंग्वेज जो है अलग अलग फैमिलीज होता है, जैसे संथाली लैंग्वेज जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद 8th शेड्यूल आप लोगों को पता होगा, जो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से एक संथाली है। और इसका स्क्रिप्ट, पहले इसका स्क्रिप्ट नहीं था, पहले इसको या तो देवनागरी में लिखते थे, मतलब जिसमें हिंदी लिखते हैं, या रोमन में लिखते थे जिसमें इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे क्या करते हैं हम लोग जब व्हाट्सएप करते हैं तो लिखते तो हिंदी में मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो लिखते हैं MAIN आ रहा हूँ, वैसे तो वैसे ही लिखा जाता था संथाली को देवनागरी या किसी में। तो उसमें होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते दूसरे, जब आपके पास अगर अपना स्क्रिप्ट नहीं है तो आप उस लैंग्वेज को वो नहीं कर सकते। जैसे नॉर्थ ईस्ट का ढेर सारा लैंग्वेज है जो अगर हिंदी में लिखा जाए तो उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा, तो वैसे ही संथाली का भी था प्रॉब्लम। तो एक हमारे हुए पंडित रघुनाथ मुर्मू, इन्होंने इन्वेंट किया ओल चिकी स्क्रिप्ट। ये हुआ था 1925 में। अब ये लिखा जाता है लेफ्ट से राइट, जैसे देवनागरी या इंग्लिश लिखते हैं, उर्दू लिखा जाता है राइट से लेफ्ट। तो ये लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, और इसका दो स्टाइल है, एक है चापा और एक है उसरा। ये यू है, USARA। चापा का क्या है कि ये मेनली प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, और उसारा नॉर्मल राइटिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये यूनिकैमरल मतलब क्या हुआ कि इसका अपर केस लोअर केस नहीं होता है, जैसे हिंदी का कोई अपर केस लोअर केस नहीं है, क ही होता है, लेकिन ए कैपिटल भी हो सकता है, ए स्मॉल कैप्स भी हो सकता है। तो वैसे ही ये यूनिकैमरल है, इसमें कोई अपर केस लोअर केस नहीं होता है। और उसके बाद इसका अपना न्यूमरल्स है, जैसे 0 1 2 3 4 से 9 तक है, 0 से 9 तक, वैसे इसका अपना है। तो ऐसा नहीं कि 0 से 9 के अलावा कुछ है वही, लेकिन अपने स्क्रिप्ट में है। और संथाल से, तो संथाल का एक रेबिलियन हुआ था 1855-56 में, उसको बोलते हैं संथाल हूल। वो इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से, पेपर 1 में। ये पेजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग एक टॉपिक आता है, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री कवर करिएगा तो उसमें संथाल हूल आपको पढ़ना है। इसके लीडर्स थे सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। और जो कॉजेज मेन, अगर आप हर ट्राइबल मूवमेंट का वही मेन कॉज था, एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश, जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स। हुआ ये था कि वहाँ जो भी ट्राइबल लीडर्स होते थे उनको बना दिया जाता था ज़मींदार, और इन लोगों को बोलते थे भाई रेवेन्यू मतलब रेंट पे करो लैंड पे। अब वो पे नहीं करते थे तो उनका ज़मीन बेच देता था, तो वो लोग मनी लेंडर से पैसा लेते थे, तो मनी लेंडर उनको ऑपरेस करने लगता था। अब बहुत बार क्या होता था कि मनी लेंडर से को वो दिया ज़मीन, मतलब सरकार
ट्राइबल्स नहीं पे कर पाए तो सरकार ने उनका ज़मीन बेच दिया। वो बेचा मनी लेंडर को, वो फिर मनी लेंडर से ही पैसा लेके वो ज़मीन को फिर खरीद के उसी पे काम, तो एक साइकिल बन जाता था कि वो मनी लेंडर पे पूरा वो डिपेंडेंट हो जाते थे। तो ये सब के कारण वो ये लोग रिवोल्ट किए। और एलियनेशन ऑफ लैंड हो रहा है भाई, तुम फॉरेस्ट में रह रहे हो, लॉ बना दिए हो कि आप फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, तो उसके कारण ये रिवोल्ट हुआ था। उसके बाद ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर यूज़ करते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर आपको पता होगा, मराठास बहुत यूज़ करते थे औरंगज़ेब के खिलाफ। उसमें बेसिकली वो हिट करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं, और उसके लिए लोकल जो टेरेन होता है उसका बहुत अच्छा जानकारी होना चाहिए। तो और वो ब्रिटिश अथॉरिटी का जो भी सिंबल होता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, पुलिस थाना हो गया, और उस समय तक तो रेलवे उतना नहीं आया था नॉर्थ इंडिया में, लेकिन कम्युनिकेशन और ये सब को वो लोग अटैक करते थे। मेनली जो पुलिस स्टेशन होता था और ज़मींदार लोग के घर में और मनी लेंडर्स के घर में जाके अटैक करते थे। फिर इसको तो सप्रेस कर दिया गया और बहुत वायलेंटली सप्रेस किया गया। उसके बाद ये संथाल परगना बनाया गया, और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 इसको इनेक्ट किया गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि राष्ट्रपति गई हैं तो। और संथाल आई थिंक इम्पॉर्टेंट एक ट्राइब है इंडिया में, क्योंकि लार्जेस्ट ट्राइब है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। DAC होता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, गिव्स इट्स नॉट फॉर डिफेंस परचेजेस वर्थ 79,000 करोड़। इसमें ढेर सारा चीज़ खरीद रहा है, लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं है जो आपको याद रखना चाहिए, एक नाम नीचे आएगा। यूनियन गवर्नमेंट गियरिंग अप टू होस्ट मेगा AI समिट इन February। ये जो है AI इम्पैक्ट समिट, ये इंडिया में होने वाला है। जब होगा तब फिर न्यूज़ में आएगा, तब इसको कवर करेंगे। ये ब्लेचले पार्क और इन UK, ये सियोल, ये 2, और पेरिस ये तीसरा, ये चौथा ऐसा AI समिट होने वाला है, तो इसको उस समय कवर करेंगे क्योंकि ये न्यूज़ में आएगा ही। ललित मोदी इशूज अपॉलॉजी, अपोजिशन कंडेम्स। वो एक जापानीज बंदा अब स्विम वेयर में जा रहा था गंगा में नहाने, तो उसको पीट दिया लोगों ने, पीटा कि डरा दिया उनको उसको। ये नाम याद रखिएगा आप लोग, INSV कौंडिन्या। ये एक ट्रेडिशनल तरीके से बनाया हुआ शिप है जो इंडिया ने ओमान की तरफ भेजा है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया उस समय भी पर्शियन गल्फ और ये सब से ईस्टर्न अफ्रीका से ट्रेड करता था, तो यही वाला पाथ फॉलो करता था, तो वो ओमान जा रहा है, और अभी ओमान से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, तो दिमाग में रखिएगा थोड़ा। इसको हम लोग स्किप नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे और अच्छे से करेंगे जब ये फिर से न्यूज़ में आएगा, या आएगा न्यूज़ में। साइज ऑफ बैंक फ्रॉड्स राइजिंग। अब ये क्या हो रहा है कि जो केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस बैंक फ्रॉड्स के वो घट रहे हैं, लेकिन जो साइज है, अमाउंट है, वो बढ़ रहा है, बस यही है। तो यहाँ पे देखिए डेटा दिया हुआ है कि 2024-25 में जो फ्रॉड थे वो 23,879 हो गए, 23,879, लेकिन जो अमाउंट था वो 34,771 हो गया। कब से? 11,261 से। तो एक साल में 23-24 से 24-25 में ये लगभग 3 गुना हो गया। तो वो एक इंडिया सेट टू क्लेम 30 बिलियन है, कुछ ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट है इंडियन गवर्नमेंट और उसका। IPA सेट टू इन्वेस्ट ऑस्ट्रेलिया टू रिमूव टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम Jan 1। ये जितना भी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ना पिछले 2 साल में, उसका हम नोट्स बना के मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। न्यूजीलैंड, UK, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, ये सब का डाल देंगे बना के। सिल्वर प्राइस, ये हमारे बांग्लादेश के लीडर हैं नाहिद इस्लाम, वहाँ पे कुछ पार्टीज़ का जोड़ तोड़ हो रहा है, इसमें बोले कि मेरे को मतलब नहीं है भाई। रशिया, क्या बोला जाए रशिया का। चाइना स्टेजेस रिकॉर्ड मिलिट्री ड्रिल्स। अब ये चाइना जो है वो ताइवान के पूरा इर्द गिर्द चारों तरफ वो मॉक ड्रिल्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि ताइवान ने US से आर्म्स खरीदा है। थाईलैंड एंड कंबोडिया इनका अभी तक चल ही रहा है। थाईलैंड, कंबोडिया, ये उस वहाँ का आप मैप याद रखिएगा कौन सा कंट्री कैसे है। और वियतनाम पे एक बार सवाल भी आया है, तो इन लोगों पे भी आ सकता है। नॉट सेटिस्फाइड विद इंडियाज रिस्पॉन्स टू म्यांमार पोल्स। इंडिया क्या ही रिस्पॉन्ड करेगा भाई, तुम लोग कब।
साइंस इस पे लास्ट में आते हैं, पहले रीजनल देखते हैं। रीजनल में कुछ है नहीं। आईआईटी वालों को जॉब मिल गया। फ्लाइट्स ट्रेन डिसरप्टेड, नो एक्स्ट्रा ड्यूटी रिलेटेड टू स्ट्रे डॉग्स। रिटायर्ड, ये बेचारे ये आईएएफ पर्सनल रिटायर्ड, इनकी बहू ने उनको मार मार के मार दिया। यही सब आजकल न्यूज़ आ रहा है। वो कल एक परसों एक 19 साल के लड़के पे गोली चला दिया पेट डॉग की लड़ाई के ऊपर। एसआईआर, किश्तवाड़ ऑन एज, हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू इन्फ्लुएंसर 17 आवर्स ऑफ डिपार्टिंग। तो अब देखोगे इसमें कुछ खास। ममता बनर्जी बोल रही हैं कि आई एम अ ट्रू सेकुलर। अमित शाह कोलकाता गए। ये सब, ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ये जो हमारे मंत्री साहब हैं अशोक चौधरी, इनको असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए थे। ये बोल रहे बीपीएससी के किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर लिए थे, अब उनका होल्ड पे रख दिया है। ये भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। बीजेपी के मिनिस्टर, एक ही लाइब्रेरी को 2 अलग अलग मिनिस्टर ने कुछ घंटों के दरमियान उद्घाटन कर दिया। ये सब ऐसे ही है। स्टूडेंट मस्ट थिंक्स, ये त्रिपुरा पीएससी चीफ। अब ये देखिए, त्रिपुरा के जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो और उनके बेटे लड़ाई करते हुए, मतलब आपस में नहीं किसी और से लड़ाई करते हुए पाए गए। थ्रेटन्स बीजेपीज इलेक्टोरल कैलकुलस, लोकल लो। एक जो छोटा सा न्यूज़ छूट गया वो यहाँ पे है। देखिए क्या बोल रहा है कि नॉर्थ कोरिया टेस्ट्स क्रूज मिसाइल, किम वाउज न्यूक्लियर डेवलपमेंट। अब ये क्रूज मिसाइल क्या होता है? देखिए 2 तरह के मिसाइल्स होते हैं। एक होता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होता है कि वो अपना जो ट्रेजेक्ट्री है उसको चेंज कर सकता है। वो जाएगा और वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता है, वो ऐसे 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 ऐसे। कोई और कलर ले लेते हैं। वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, वो एकदम नीचे नीचे उड़ेगा। ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, और फिर ये जाएगा। ये है इसका टारगेट यहाँ पे, और ये है इसका रडार सिस्टम। तो ये एकदम लास्ट में जाके रडार पे आता है। तो इतना और इतना तेज रहता है कि वो मतलब कोई काम नहीं रह पाता है रडार का। तो वो फिर वो टारगेट को हिट कर देता है। दूसरा होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल होता है ये ऐसे ट्रेजेक्ट्री बनाता है। ये ऐसे पहले इसको रॉकेट के वो यूज़ करके उसको ऐसे छोड़ा जाता है, जाएगा 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 स्पेस में, ऑलमोस्ट स्पेस में चले जाता है, एकदम अपर एटमॉस्फेयर में, और उसके बाद फिर वो अपने टारगेट की तरफ ऐसे गिरता है। तो इसमें होता है कि इसका जो क्रूज मिसाइल है उसका स्पीड बहुत सॉरी बैलिस्टिक मिसाइल का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अग्नि अपना डीआरडीओ का है अग्नि, ये हाइपरसोनिक है। ये लाइक 24 मार्क पे चले जाता है, मतलब 29,000 किलोमीटर पर आवर ऐसा कुछ स्पीड पे चले जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल बहुत तेज होता है, लेकिन वो तुरंत पकड़ा जाता है। तो उसको एंटी मिसाइल जो S-400 और ये सब तुरंत इंटरसेप्ट कर लेते हैं। क्रूज मिसाइल का ऑल्दो अभी स्पीड कम है, लेकिन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का चल रहा है काम इंडिया में। तो वो उसको कैच करना बहुत मुश्किल है रडार पे। तो आप ये याद रखिएगा कि अग्नि जो है वो हाइपरसोनिक है। ब्रह्मोस अपना क्रूज मिसाइल है जो इंडिया रशिया ने साथ में मिलकर बनाया, वो सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक से भी ऊपर जाएंगे तो हाइपरसोनिक। ये देखिए, पहले है सबसोनिक, 1 मार्क से कम। मार्क मतलब समझ लीजिए कि 1 मार्क विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर सबसोनिक है तो 1 मार्क से कम होगा। ट्रांससोनिक होगा, मतलब स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होगा, तो 1 मार्क, वो होगा ट्रांससोनिक। फिर है सुपरसोनिक, अगर 1 मार्क से ज़्यादा है, 1 मार्क से लेके 5 मार्क मतलब 4.9 मार्क तक अगर रहेगा तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक, जो हमारा ब्रह्मोस है। अगर आप 5 मार्क से भी ऊपर चले जाते हो, मतलब साउंड स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना भी तेज चले जाते हो, तो वो हो जाएगा हाइपरसोनिक, जो हमारा अग्नि सीरीज है हाइपरसोनिक है। इसके बाद आते हैं लास्ट में एक साइंस पे एक सवाल, एक आर्टिकल। ये क्या आर्टिकल है? ये अगर आप लोगों को एक जनरल सबको पता ही है कि यूनिवर्स जो है एक्सपैंड हो रहा है। ये बताया था हम लोगों को हबल ने। तो हबल ने बोला कि भाई देखो रेड शिफ्ट हो रहा है। बेसिकली क्या, जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अगर दूर जा रहा है आपसे, तो उससे जो लाइट आ रहा है वो रेड शिफ्ट होने लगेगा, मतलब वो रेड के तरफ उसका फ्रीक्वेंसी उधर जाने लगेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
व्हेन लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट शिफ्ट्स टू लॉन्गर रेडर वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ बढ़ते जाएगा। तो उससे पता किया वो कि देख भाई जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, ये हम लोग समझ गए। उसके बाद 2011 में नोबेल प्राइज दिया गया 3 लोगों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये प्रूव किया कि देखो जो एक्सपेंशन हो रहा है ना उसका स्पीड भी बढ़ रहा है। मतलब हबल ने बोला कि भाई स्पीड बढ़ रहा है, और इन तीनों ने बोला कि भाई स्पीड मतलब वो बोले कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, और ये तीनों ने बोला कि वो एक्सपेंशन का स्पीड बढ़ रहा है। अब एक नया स्टडी आया है, ये बोल रहे हैं कि भाई वो जो आप बोल रहे हो ना कि एक्सपेंशन का जो स्पीड है वो बढ़ रहा है, वो स्पीड अब धीरे धीरे घट रहा है। ये पेपर में आया है, अभी वो छपा है। तो तीनों जो लोगों को मिला वो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा देखते हैं, वी आर नॉट श्योर दिस एंड दैट। अभी इस पे सहमति नहीं है कि भाई हाँ उसका स्पीड कम हो ही गया है। अब मुद्दा आता है कि स्पीड ये किस चीज़ से बढ़ रहा है। तो आप लोग को पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक डार्क मैटर होता है, एक तो विजिबल मैटर है जो हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये जो टैब है, ये मेरे सामने है, ये पेन है, ये आप देख सकते हो, मेरे को आप देख सकते हो, विजिबल मैटर है। फिर एक होता है डार्क मैटर। एस्ट्रोनॉमर्स कुछ गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जितना मास है उस गैलेक्सी में, वो जो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है उस मास पे वो कैरेक्टरिस्टिक आना ही नहीं चाहिए। तो देयर इज समथिंग विच वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व, और वो जो अनऑब्जर्वेबल मैटर है उसको नाम दिया गया डार्क मैटर। वो ऐसा नहीं है काला है, वो दिखता ही नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो मैटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो उसको नाम दिया गया डार्क मैटर। अब जब ये लोगों ने बोला कि भाई यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो किस चीज़ से एक्सपैंड हो रहा है, तो उन लोगों ने बोला कि ये जो एक्सपेंशन है ये डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। तो डार्क जो विजिबल मैटर है वो 5% ऑफ यूनिवर्स है, डार्क मैटर जो है वो 27% ऑफ यूनिवर्स है, और जो डार्क एनर्जी है वो 68% ऑफ यूनिवर्स है। ये आप याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकता है। तो अभी तक हम लोग क्या समझे कि आर्टिकल में ये बोल रहे हैं कि भाई देखो पहले पता चला कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, वो हबल ने बोला, वो बोला रेड शिफ्ट के कारण। रेड शिफ्ट मतलब क्या कि लाइट जो आ रहा है उसका वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है और वो जा रहा है, दूर जा रहा है। तो फिर ये लोगों ने बताया कि यार जो एक्सपेंशन है उसका स्पीड भी बढ़ते जा रहा है। अब नए रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जो स्पीड है वो घट रहा है, मतलब अभी भी एक्सपैंड हो रहा है लेकिन जितना एक्सपेंशन का स्पीड था वो घट रहा है। तो अभी उस पर डाउट है, वो अभी तक पूरा नहीं है। तब हम लोग समझे क्या कि एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, तो वो डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। डार्क एनर्जी क्या होता है कि जो एक अनएक्सप्लेन्ड फोर्स है जिसको आप डिफाइन अभी तक कोई डिफाइन नहीं किया, वो बस कोई देखा भी नहीं है, अनऑब्जर्वेबल है। बोले कि ये देखो ये डार्क एनर्जी है, इसी के कारण एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब कोई तो फोर्स है जिसके कारण, जैसे ग्रेविटी हमको पता है कि हाँ ये ग्रेविटी है, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये स्पेस टाइम को वार्प करता है, लेकिन डार्क एनर्जी को हम लोग नोटिस नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन इसी के कारण एक्सपेंशन हो रहा है। इसके अलावा एक डार्क मैटर है। डार्क मैटर कब ऑब्जर्व किया? जब गैलेक्सी को पढ़ रहे थे, बोले कि भाई इसका ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए, इसमें ज़्यादा मास है। तो ज़्यादा मास है तो कहाँ है, तो प्रोबेबली ऐसा मैटर है जो इंटरैक्ट नहीं कर रहा है बाकी फोर्सेस के साथ, तो वो डार्क मैटर है। और एक विजिबल मैटर हो गया जो हम लोग हैं। इसमें जो अब आपको जानना चाहिए वो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का 3 थ्योरी है, मेन थ्योरी। एक है स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये दिया था फ्रेड हॉयल ने। ये क्या बोलता है? द ओवरऑल मास एंड साइज ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट एट एनी पॉइंट इन टाइम। ये बोल रहा है कि जो मास होगा और जो उसमें एनर्जी होगा, जो भी मैटर होगा, वो कांस्टेंट रहता है। तो फिर एक्सपेंशन क्या हो रहा है? वो बोल रहा है कि इट हैज़ नो बिगनिंग और एंड, इट इज़ ऑलवेज एक्सपैंडिंग। मतलब एक ये बोला कि ये एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है हमारा, ये बोल रहा है कि हमारा ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, और यहाँ पे सारा ये मैटर, गैलेक्सी, हम लोग, हमारा प्लेनेट, ये वो है, ये फिर धीरे धीरे एक्सपैंड होते होते ये इधर चला जाएगा, अनऑब्जर्वेबल हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो बीच में जो पार्ट है, इसमें फिर नया गैलेक्सी, नया स्टार, नया सब चीज़ बनते जाएगा। और फिर ये वाला जो नया बना है ये फिर इधर पहुंच जाएगा,
अनऑब्जर्वेबल हो जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर से नया स्टार, नया गैलेक्सी, नया ब्लैक होल, फिर ये ऐसे करके मिट जाएगा। तो ये कॉन्स्टेंटली ये एक्सपैंड करते जा रहा है। ये कहना है स्टेडी स्टेट थ्योरी का। और न्यू स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर क्रिएटेड एट द सेम रेट एज द ओल्ड वंस बिकम अनऑब्जर्वेबल। तो ये है हमारा स्टेडी स्टेट थ्योरी जो फ्रेड हॉयल ने दिया था। दूसरा है पल्सेटिंग स्टेट थ्योरी, ये दिया आर्थर एडिंगटन ने। इसने क्या बोला कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर एक्सपैंड करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये एक्सपैंड क्यों करता है, एक्सप्लोजन के कारण, और फिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो अभी जो यूनिवर्स है वो फेज ऑफ एक्सपेंशन में है। अब दो चीज आप देखिए कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ये चीज ये दोनों थ्योरी मान रहे हैं। स्टेडी स्टेट थ्योरी भी ये मान रहा है कि भाई यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, बस इसका कहना है कि एक्सपैंड करते करते अनऑब्जर्वेबल पार्ट में चला जाता है। और ये बोल रहा है कि एक्सपैंड करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, और अभी एक्सपेंशन के फेज में है। उसके बाद आया बिग बैंग थ्योरी। ये जो टर्म है ये फ्रेड हॉयल ने दिया था, जिसने वो स्टेडी स्टेट थ्योरी दिया। लेकिन जो थ्योरी इन इटसेल्फ है वो जॉर्जेस लेमाइट्रे ने दिया था। जॉर्जेस लेमाइट्रे क्या बोल रहे हैं कि आज से 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जो यूनिवर्स है, जो भी चीज़ है, जो मैटर है, स्पेस है, जो भी है, वो एकदम छोटा सा टाइनी स्पेस में, वो एकदम पॉइंट में वो कॉन्सेंट्रेटेड था। उसमें इन्फिनाइट, उसका डेंसिटी इन्फिनाइट था, उसका मास इन्फिनाइट था, उसका सब एनर्जी उसी में कॉन्सेंट्रेटेड था। फिर अचानक उसमें एक बिग बैंग होता है, अचानक से वो फटता है, उसको बोलता है बिग बैंग। और ये जो टर्म है ये इसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्या होता है कि वो जितना भी मास है, जितना भी जो भी है, सब वो एक सिंगल पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड है। आप समझ लीजिए कि इतना जो यूनिवर्स का क्या मास होगा, क्या एनर्जी, क्या लेवल होगा, वो एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड था, और वो पॉइंट को बोलते हैं सिंगुलैरिटी। अब उस समय कोई मैटर नहीं था, स्पेस नहीं था, टाइम नहीं था। फिर एक एक्सप्लोजन होता है कॉल्ड बिग बैंग। उसके बाद यूनिवर्स बिगैन टू एक्सपैंड, और ये जो एक्सपेंशन का जो रेट है उसको बोलते हैं हबल्स कांस्टेंट। ये उस बंदे के ऑनर में है जिसने बोला था कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। तो ये तीन मेन थ्योरी है। पहला स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसमें वो बोल रहा है कि भाई वो बनता है, वो नया स्टार्स बनते जाते हैं, नए गैलेक्सीज बनते जाते हैं, और पुराने गैलेक्सीज अनऑब्जर्वेबल होते जाते हैं। पल्सेटिंग स्टेट थ्योरी बोलता है आर्थर एडिंगटन का, वो फ्रेड हॉयल का या आर्थर एडिंगटन का, कि भाई एक्सपैंड करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है। बिग बैंग थ्योरी बोलता है कि वो जो है एक्सपैंड कर रहा है। पहले सिंगुलैरिटी था, सारा चीज़ एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड था, उसके बाद उसमें बिग बैंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और उसके बाद वो एक्सपैंड करना चालू हो गया। तो इसमें आपको जो ध्यान में रखना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और विजिबल मैटर 5%, 27%, 68%। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये पूछेगा यूपीएससी, ऐसे ही सिंपल पूछ देगा कि द टर्म्स, अभी देखेंगे पीवाईक्यू, द टर्म्स लाइक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, सिंगुलैरिटी, pulsating state, steady state are related to what? Universe, satellites, AI, रोबोटिक्स। वो 4 पॉइंट दे देगा आपको, आप सुने नहीं होगे, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, आपका छूट जाएगा। तो आप ये याद रखना कि 3 तरीके का थ्योरी है यूनिवर्स का, उसका। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो डार्क मैटर है ये चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करवाता है, ये एक दूसरे को खींचता है एक तरफ से, एक दूसरे की ओर। और डार्क एनर्जी जो है वो रिपेल करता है एक दूसरे को, एक एनर्जी को। तो आज का तो हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा न्यूज़ है, हाउ सेंट्रल यूरोप वाटर गार्डियंस आर फाइटिंग डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन आपको पता होगा कि जो एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज में वो डेजर्टिफिकेशन का, वो उसके लिए यूएनसीसीडी है, और उसका हर साल सीओपी होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ खास नहीं है। देखिए इसमें पीवाईक्यू देखते हैं। आफ्टर संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड,
मतलब संथाल खत्म हुआ। वॉट वर द मेजर्स टेकन बाय द colonial government? The territories called Santhal Parganas were created, ये सही है। It became illegal for a Santhal to transfer land to a non-Santhal, ये भी सही है। इसका आंसर होगा सी। ये 2018 में पूछा है, तो ये मत सोचिएगा पूछ दिया तो अब नहीं पूछने वाला। यूपीएससी पूछता है। अगर आप साइंस एंड टेक वाले पार्ट में जाओगे तो एआई पे कम से कम, नैनो टेक पे तो 3-4 सवाल है, और हम लोग पहले देख चुके हैं न्यूक्लियर एनर्जी पे 2-3 सवाल है। ये देखिए अग्नि 4 मिसाइल पे पूछा है 2014 में कि इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इट इज़ फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड्स अबाउट 7500 किलोमीटर अवे। अब देखिए ये सवाल ऐसा है जो तीनों फैक्चुअल है। अगर आपको नहीं पता है ये सवाल, इसका जवाब नहीं पता है, तो मेन जब आप प्री दे रहे होगे एग्जाम में जाके, टेस्ट सीरीज अलग बात है, आप कुछ भी अटेम्प्ट करो, या जो मेन जब आप प्री में बैठोगे तो अगर नहीं आता है तो उसको स्किप कर देना, क्योंकि 100 में से 100 अटेम्प्ट नहीं लेना है। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है जिसमें आपको डाउट होता है तो छोड़ देना। ये वाला स्टेटमेंट इसका सही है, इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस, और ये लिक्विड नहीं है, ये सॉलिड है। और ये वाला लगभग 4K होगा, 4000 होगा, तो इसका आंसर होगा 1 ओनली। उसके बाद देखिए स्पेस से रिलेटेड, देखिए क्या पूछा है। द टर्म्स इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल। सिंपल सब क्वेश्चन है ये, वो बस पूछ रहा है टर्म्स के बारे में कि इवेंट, ये भी नहीं पूछ रहा है कि इवेंट होराइजन क्या होता है, सिंगुलैरिटी क्या होता है, बस बोल रहा है कि इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल किससे रिलेटेड है। ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम एंड लूनर इक्लिप्सेस, प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो कम से कम इतना आप टर्म्स को ध्यान में रखिए कि अगर ऐसा सिंपल सा सवाल आए तो आपको ये वाला सवाल सब अग्नि 4 वाला अटेम्प्ट ना करना। अगर आप इतना इजी जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है इसको आप कर पाओगे तो आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ए। ये इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन हाईएस्ट वेटेज। अब देखिए हाईएस्ट वेटेज में उसमें तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, लेकिन इन चारों में पूछ रहा है तो इसमें होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब थोड़ा बहुत डेटा अगर दिमाग में रहे तो अच्छा होगा। और डेटा ऐसा नहीं होता कि आप एक बार बैठ के याद करते हो, आप रोज़ उसको पढ़ोगे आपको धीरे धीरे याद होगा। ये जो भी नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।